सूरज तेजी से अपनी गाड़ी बजाज मेंशन की तरफ ले जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इस बात पर किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। ये वह फादर बनने वाला है। वह इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। पर इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे इसका इस दुनिया में अपना कहने वाला कोई भी नहीं है। उसे खुशी हो रही थी या फिर टेंशन हो रही थी, इसका अंदाजा उसे खुद भी नहीं था। कुछ ही देर में सूरज की गाड़ी बजाज मेंशन के सामने आकर रुक चुकी थी। इस वक्त रात का टाइम हो रहा था, पर सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे किसी भी कीमत पर रिया से मिलना था। उसने गाड़ी जल्दी से पार्क की और गाड़ी से उतरकर दौड़ता हुआ बजाज मेंशन की तरफ आने लगा। किसी भी गार्ड ने उसे नहीं रोका, क्योंकि सब लोग सूरज को अच्छे से जानते थे। वहीं बालकनी में खड़ी रेखा ने जब देखा कि सूरज आ चुका है, वह जल्दी से अंदर आई। उसने रिया की तरफ देखते हुए कहा, नालायक लड़की, जल्दी से कर, वह आ रहा है। रेखा की बात सुनकर रिया ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से अपने बालों को बिखेर कर अपनी आंखों में ग्लिसरीन लगाकर अपनी आंखों को गीला कर लिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह काफी घंटे से रो रही हो। रेखा ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं बाहर जा रही हूँ, अच्छे से नाटक करना और कोई गड़बड़ मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर रेखा उस कमरे से बाहर चली गई। रेखा इनोसेंट बनने का नाटक करते हुए कॉरिडोर से नीचे सीढ़ियों की तरफ आ रही थी। तभी उसे सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागकर आता हुआ सूरज दिखाई दिया। सूरज को देखकर रेखा ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? रेखा की आवाज में गुस्सा झलक रहा था। रेखा की बात सुनकर सूरज ने कहा, मैं रिया से मिलने के लिए आया हूँ आंटी। सूरज की बात सुनकर रेखा ने गुस्से भरी आवाज में कहा, आप क्यों मिलना चाहते हो उसे? उसकी जिंदगी तो बर्बाद कर ही चुके हो। आखिर क्या मिला तुम्हें हमारी इकलौती बेटी की ऐसी हालत करके? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आखिर उसे तुम्हारे अंदर ऐसा क्या दिखता है जो उसने खुद की जिंदगी बर्बाद कर ली है। कितनी बार समझाया कि वह बच्चे को अवॉइड कर दे, पर वह यह बात मानने को तैयार नहीं है। रेखा की बात सुनकर सूरज हैरानी से रेखा की तरफ देखने लगा। उसने चिंता भरी आवाज में कहा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप उसे ये करने के लिए कैसे कह सकती हैं? वह मेरा और उसका बच्चा है। सूरज ने इतना कहा ही था कि रेखा ने गुस्से भरी आवाज में कहा, तुम्हारा? तुम्हें ये भी याद है कि रिया तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तुम तो उसे पूरी तरह से भूल चुके हो। अपनी बेटी की हालत मैंने देखी है। तुम्हारी वजह से वह दिन भर रात भर रोती रहती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह बच्चा अपने आप ही मर जाएगा। मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी तुम्हारे जैसे लड़के की वजह से बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। रेखा की बात सुनकर सूरज ने इस बार थोड़े गुस्से से कहा, आप एक माँ होकर ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? सूरज की बात सुनकर रेखा ने भी गुस्से से कहा, मैं रिया की माँ हूँ, इसलिए ऐसी बात कर रही हूँ। मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। वह भी तुम्हारी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। आखिर तुम्हारे लिए उसने 2 साल तक दुनिया की नज़रों में तुम दोनों के रिलेशनशिप को छुपा कर रखा, क्योंकि तुम उस 2 कौड़ी की लड़की से बदला लेना चाहते थे। आखिर क्या नहीं किया मेरी बेटी ने तुम्हारे लिए? सब कुछ किया, पर तुमने क्या किया? उसे सिर्फ इग्नोर किया, उसे सिर्फ तकलीफ दी। रेखा की बात सुनकर सूरज चुप हो गया। रेखा ने कहा, चले जाओ यहाँ से। वैसे भी मेरी बेटी की हालत काफी खराब है। तुम्हें देखा तो दोबारा रोना स्टार्ट कर देगी। इतना कहकर रेखा ने सूरज की तरफ देखा तो सूरज ने जिद भरी आवाज में कहा, बिल्कुल भी नहीं। मैं रिया से मिले बिना यहाँ से नहीं जाने वाला। ना ही मैं रिया को कुछ होने दूंगा, ना ही अपने बच्चे को। इतना कहकर वो तेजी से दौड़ता हुआ रिया के रूम की तरफ चला गया। वहीं उसे अंदर की तरफ जाता देखकर पीछे से रेखा ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, सच में यह लड़का बहुत बेवकूफ है। इतना कहकर वह मुस्कुराने लगी। उसका यही प्लान था। सूरज ने जैसे ही रूम का दरवाजा खोला, उसे बेड पर पेट के बल लेटी रिया दिखाई दी। यह देखकर वह दौड़ता हुआ घबराता हुआ अंदर आया तो उसके कानों में रिया के रोने की आवाज़ सुनाई दी। रिया को रोता देखकर सूरज को ऐसा लगा जैसे सच में उसने रिया के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया होगा। उसने जल्दी से रिया को पलटकर अपनी तरफ किया। रिया का चेहरा देखते ही सूरज ने कस के अपनी आंखें बंद कर लीं। इस वक्त रिया का गोरा चेहरा रोने की वजह से लाल हो चुका था, या फिर जबरदस्ती रोने की वजह से। उसका पूरा काजल फैला हुआ था
उसके बाल बिखरे हुए थे। वह सच में काफी ज्यादा खराब कंडीशन में लग रही थी। सूरज ने सीधा उसे खड़ा करके अपने सीने से लगाते हुए गिल्टी टोन में कहा, आई एम सॉरी रिया। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया है। मैंने अपनी स्टुपिडिटी की वजह से तुम्हें बहुत इग्नोर किया है। पर अब ऐसा मैं कुछ नहीं करूँगा। प्लीज खुद को संभालो। मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रिया। प्लीज खुद को संभालो और हमारे बच्चे को भी। मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। सूरज की बात सुनकर रिया के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई, पर उसने कुछ नहीं कहा, ना ही सूरज को गले लगाया, बल्कि उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। पर सूरज ने उसे कस के पकड़ लिया और कहा, प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। मुझे तुम्हारी जरूरत है रिया। सूरज की ऐसी आवाज सुनकर रिया ने उसे खुद से दूर नहीं किया, बल्कि उसकी बाहों में समा गई। कुछ देर बाद सूरज ने रिया को खुद से अलग करके उसके माथे पर किस करते हुए कहा, सॉरी, जो कुछ भी मैंने आज तक किया, पर अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी और अपने बच्चे की जिम्मेदारी लूंगा। मैं जल्दी मॉम डैड से बात करके हमारी शादी की बात करूंगा। शादी की बात सुनकर रिया की आंखों में चमक नजर आने लगी। उसने चमकती आंखों से सूरज की तरफ देखते हुए कहा, सच में हम शादी करेंगे? सूरज ने जब रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी, तब उसने प्यार से कहा, हाँ हम शादी करेंगे। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। मैं घर जाने के बाद सबसे पहले मम से इसी बारे में बात करूंगा, और मुझे यकीन है वह दादी और डैडी को मना लेंगी। रिया ने सूरज की तरफ देखा और मन ही मन कहा, सच में मम सही कहती हैं। मैं बहुत स्टूपिड हूँ। इतने दिनों से मैं सूरज के पीछे भाग रही थी, पर यह मुझसे दूर जा रहा था। पर मम की बात सुनी तो यह खुद भागता हुआ मेरे पास आया और शादी के लिए भी कह रहा है। मुझे अब अपनी मम की सारी बातें माननी होंगी। इतना सोचकर रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम जैसा चाहोगे ऐसा ही होगा। पर मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम मेरे बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो तुम आजाद हो। मैं खुद अपने बच्चे को बड़ा कर लूंगी। रिया की बात सुनकर सूरज ने थोड़े गुस्से से कहा, तुम कैसी बात कर रही हो? यह बच्चा हम दोनों का है, तो इसे तुम अकेली क्यों संभालोगी? मैं इसका फादर हूँ और इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। मैं अपने बच्चे को दुनिया की सारी खुशियां दूंगा जिसका वह हकदार है। सूरज की बात सुनकर रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर उसने मन ही मन कहा, जो बच्चा है ही नहीं उसके लिए तुम इतना ज्यादा सोच रहे हो। उसे हंसी तो बहुत आ रही थी, पर उसने खुद को कंट्रोल किया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ बार में आसना आंसू भरी आंखों से बाहर मैनेजर को देख रही थी। मैनेजर ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि तुमने किसी भी कस्टमर को खुश नहीं किया, और तुम्हारी वजह से वह सभी हमारे बार में आना बंद कर चुके हैं। इसलिए मैंने तुम्हारी सिर्फ 2 दिन की पेमेंट काटी है। मैनेजर की बात सुनकर आसना ने रोते हुए कहा, सर प्लीज हमें हमारे पैसे दे दीजिए। आप नहीं जानते, अगर हम आज पैसे लेकर नहीं गए तो हमारे घर पर खाना नहीं बनेगा। आप नहीं जानते, हमारे ऊपर हमारे 3 भाई बहनों की जिम्मेदारी है। हमारे माँ पापा की जिम्मेदारी है। हम सिर्फ उनके लिए यहाँ पर डांस करने के लिए आते हैं, ताकि आप हमें रोज हमारे पैसे दे सकें। प्लीज आज हमें आधे पैसे दे दीजिए, कल आप आधे काट लेना। आसना बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी। वहीं आसना की हालत देखकर आखिर में मैनेजर ने उसे आधे पैसे दे ही दिए। पैसे लेकर जैसे ही आसना वहां से निकली, उसकी एक दोस्त ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आसना मेरी बात मान, तू कहीं और नौकरी ढूंढ ले। यहाँ पर तेरी इज्जत को हर रोज खतरा होता है। तेरी खूबसूरती ही तेरे लिए अभिशाप है। यह बात तू भी अच्छे से जानती है। उस लड़की की बात सुनकर आसना ने मुस्कुराते हुए कहा, हम कहाँ जाएं शीतल, पढ़े लिखे तो है नहीं जो कहीं पर नौकरी मिल जाए। माँ बाबा ने 10वीं के बाद पढ़ाई ही नहीं, और अनपढ़ लोगों को कहीं नौकरी मिलती ही नहीं है। और परिवार का पेट पालने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, कहते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आसना की बात सुनकर उसकी दोस्त शीतल ने कहा, तू टेंशन मत ले, मैंने बात कर ली है, क्योंकि मुझे भी अब यहाँ पर काम नहीं करना। मैंने एक दोस्त से बात की है, उसने कहा था कि होटल में वेटर के लिए जॉब खाली है, तो हम दोनों वहां पर जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। हमें कुछ भी नहीं करना है, बस वहां पर खाना सर्व करना है, और इतना तो हम कर ही सकते हैं।
शीतल की बात सुनकर आसना की आंखों में चमक नजर आने लगी, क्योंकि अब वह प्रेग्नेंट थी तो वह इस तरह से बार में डांस नहीं कर सकती थी। इसलिए उसे ऐसे ही किसी जॉब की तलाश थी। और अब शीतल की बात सुनकर उसे खुशी भी हो रही थी। उसने शीतल के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू सो मच शीतल, हमारी हेल्प करने के लिए। आसना की बात सुनकर शीतल ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें थैंक यू करने की क्या ज़रूरत है। मैंने तेरी कोई हेल्प नहीं की, बल्कि मैं खुद की हेल्प करना चाहती हूँ। वहाँ पर तो मुझे कोई नहीं जानने वाला होगा ना। अगर तू साथ रहेगी तो हम दोनों मिलकर काम कर लेंगे। मुझे भी कंफर्टेबल फील होगा और तुझे भी। इतना कहकर शीतल मुस्कुराने लगी। उसने मुस्कुराते हुए आसना के गाल पर हाथ फेरा और कहा, आसना, बुरा मत मानना, पर तेरे माँ बाप इतने भी बूढ़े नहीं हैं कि वह कुछ भी ना कर सकें। उन्होंने घर की सारी जिम्मेदारी तेरे ऊपर डाल दी और खुद मजे की जिंदगी जीते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि वह तेरे सगे माँ बाप हैं। शीतल की बात सुनकर आसना ने मन ही मन कहा, यकीन तो मुझे भी नहीं होता, पर क्या ही कर सकती हूँ। उन्होंने मुझे जन्म दिया है, बचपन से लेकर बड़ा किया है। अब मेरी जिंदगी है उनको अपनी मेहनत की कमाई से खिलाना। यह सोचकर उसने गहरी सांस ली, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। आसना की बातें सुनकर शीतल ने कहा, मैं जानती हूँ आसना कि तुझे लगता है कि तेरे परिवार की जिम्मेदारियां तेरे ऊपर है, पर तेरे माँ बाप को भी तो समझना चाहिए कि तू अकेली इतने बड़े परिवार को कैसे पालेगी। तेरी उम्र ही क्या है, बस 21 साल की है तू। पर तेरे माँ बाप को तुझसे कोई मतलब नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुझे मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, पर मुझे सच में ऐसा लगता है जैसे वह तेरे असली माँ बाप हैं ही नहीं। शीतल की बात सुनकर आसना ने एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं शीतल, मुझे तुम्हारी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। तुम मेरी भलाई चाहती हो, इसलिए यह सब कुछ कह रही हो। कभी कभी तो मुझे भी लगता है कि मैं उनकी असली बेटी नहीं हूँ, क्योंकि आज तक मुझे कभी उनसे वह प्यार नहीं मिला जो प्यार वह मेरे भाई बहनों से करते हैं। मुझे तो सच में लगता है कि जरूर उन्होंने मुझे कहीं से उठाया होगा, सिर्फ बड़ी होने के बाद उनका बोझ उठाने के लिए। कहते हुए आसना की आंखों से आंसू बहने लगे। शीतल ने जब देखा कि आसना इमोशनल हो रही है, उसने प्यार से कहा, कोई बात नहीं, मुझे यकीन है एक दिन तेरी जिंदगी में ऐसा कोई लड़का आएगा जो तुझे इन सभी मुश्किलों से निकाल कर अपनी दुनिया में लेकर जाएगा और तुझे बहुत खुशियां देगा। शीतल की बात सुनकर आसना ने हंसते हुए कहा, शीतल, यह सिर्फ सपनों में हो सकता है, रियल लाइफ में नहीं। यह सिंड्रेला की कहानी थी, रियलिटी नहीं। और हमारे जैसे गरीब लड़कियों की तरफ कोई नहीं देखता। देखते हैं तो सिर्फ हवस की नज़रों से, किसी रिश्ते की नज़र से नहीं। किसी को हमसे शादी नहीं करनी होती, पर हमारे साथ सबको सोना होता है। सबको हमें देखकर बस यही फीलिंग आती है कि हम वही करती होंगी। किसी को नहीं लगता कि हम जैसे दो पैसे कमाकर अपना पेट पालना चाहते हैं। इसलिए मैं ऐसे सपने नहीं देखती जो कभी पूरे नहीं हो सकते। आसना की बात सुनकर शीतल चुप हो गई, पर फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, जो हमारी किस्मत में होना होगा वह हो जाएगा। हम अभी से टेंशन क्यों लें। वैसे तू घर जा रही है क्या? इतनी रात हो चुकी है, और तेरा घर तो जिस इलाके में है उस इलाके में काफी गुंडे मवाली भी घूमते हैं। तुझे डर नहीं लगता है इतनी रात को अकेले जाने में? शीतल की बात सुनकर आसना ने कहा, लगता है, पर क्या करूं, मजबूरी है। शीतल ने कहा, आज तुझे ज्यादा ही देर हो चुकी है। तू एक काम कर, तू आज मेरे साथ रहने चल। कल सुबह तू अपने घर चली जाना। शीतल की बातें सुनकर आसना ने कुछ देर तक सोचा और फिर कहा, ठीक है। वैसे भी उसका घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि उसकी माँ घर जाने के बाद उसे लगातार ताने देती थी। कुछ ही देर में आसना और शीतल दोनों शीतल के रूम पर आ गए। शीतल अकेली रहती थी, क्योंकि वह बचपन से ही अनाथ थी। आसना को वहां पर अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर कोई उसे गालियां देने वाला, उसे बुरा भला कहने वाला नहीं था। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत किस्मत वाली हो शीतल। आसना की बात सुनकर शीतल ने हंसते हुए कहा, मैं अनाथ हूँ और तुम कह रही हो कि मैं किस्मत वाली हूँ? शीतल की बात सुनकर आसना ने मुस्कुराते हुए कहा, परिवार के होने के बावजूद अनाथ जैसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि अनाथ ही रहो। शीतल आसना की बात का मतलब समझ गई थी। उसने प्यार से आसना का चेहरा अपने हाथ में भरते हुए कहा,
मैंने कहा ना, तेरी जिंदगी बहुत जल्दी बदल जाएगी, इसलिए इतनी इमोशनल बातें करना बंद कर। मुझे तेरी आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं, जैसे थोड़ी ही देर में रोना शुरू कर देगी। इसलिए पहले ही वार्निंग दे रही हूँ, रोना बिल्कुल भी नहीं। शीतल की बात सुनकर आसना ने उसे गले लगा लिया और उसके सीने पर सर रखकर रोने लगी। कुछ देर बाद आसना ने रोना बंद किया और मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू शीतल। वैसे आज मेरा घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मुझे अपने साथ अपने घर लेकर आने के लिए थैंक यू वेरी मच। आसना की बात सुनकर शीतल ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त हूँ तेरी, तेरे चेहरे पर पढ़ लिया था कि तुझे घर नहीं जाना है, इसलिए तुझे अपने साथ चलने के लिए कहा। और ये मत सोच कि गरीब हूँ तो अपने दोस्त को अपने साथ नहीं रख सकती। अगर तुझे कभी भी लगे कि तू उस घर में नहीं रह सकती तो बिना कुछ सोचे सीधी मेरे पास रहने के लिए आ जाना। शीतल की बात सुनकर आसना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पहली बार किसी ने उसके लिए ऐसा कुछ कहा था। उसने शीतल को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू सो मच शीतल, तुम बहुत अच्छी हो। शीतल ने प्यार से आसना के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम अच्छी हो इसलिए तुम्हें दूसरे अच्छे लगते हैं। कुछ देर तक दोनों दोस्तों ने मस्ती की और फिर रात का डिनर बनाकर दोनों खाना खाने के बाद सो गईं। आज आसना सुकून की नींद सोई थी, क्योंकि हर रोज घर पर उसकी माँ उसे जली कटी बातें सुनाकर हर रोज रुलाती थी, जिस वजह से ना तो वह चैन से खाना खा पाती थी, ना ही सो पाती थी। वह बस उस घर में अपने भाई बहनों के लिए जाती थी, वरना उसने कई बार सोचा कि वह उस घर से हमेशा के लिए चली जाए। पर यह सोचकर कि उसके जाने के बाद उसके भाई बहनों का क्या होगा, वह ऐसा कुछ नहीं करती थी। वहीं बजाज मेंशन में इस वक्त रिया और सूरज दोनों रिया के रूम में बैठकर मुस्कुराते हुए एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। रिया के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर सूरज को भी अच्छा लग रहा था। सूरज बार बार रिया के पेट पर हाथ फेर रहा था। उसने प्यार से कहा, वैसे रिया कितने दिन हुए हैं? सूरज का सवाल सुनकर रिया ने घबराते हुए मन ही मन कहा, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। इतना सोचकर उसने कहा, 1 महीना। रिया का जवाब सुनकर सूरज ने कुछ सोचते हुए कहा, पर रिया, हमने तो हर बार प्रोटेक्शन यूज की थी, पर यह कैसे हो गया? वह इतना सोच ही रहा था कि रिया ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? सूरज जो कंफ्यूज नजर आ रहा था, जब उसने रिया की आंखों में आंसू देखे तब उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा। उसने प्यार से रिया को सीने से लगाते हुए कहा, नहीं बेबी, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूँ। प्लीज रोना बंद करो और मुझे माफ कर दो। सूरज को पिघलता देखकर रिया ने मन ही मन कहा, हे भगवान, इसे जब भी इसी तरह से फंसाना हो मुझे रोना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि बच्चे की बात आते ही सूरज पिघल जाता है। यह सोचकर रिया के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद सूरज ने प्यार से रिया को खुद से अलग करते हुए कहा, वैसे तुमने कुछ खाया नहीं ना? मुझे आंटी बता रही थी, और वह मुझसे बहुत गुस्सा भी थी। उन्हें गुस्सा होना भी चाहिए, आखिर मैंने तुम्हारे साथ बुरा भी जो किया है। कोई भी माँ अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर दुखी तो होगी ही। सूरज की बात सुनकर रिया ने मन ही मन कहा, अभी तो इतना खाना खाया था, अगर उसने जबरदस्ती कुछ खिलाने की कोशिश भी की तो मैं क्या करूंगी? रिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मुझे भूख नहीं है। फिर भी मैंने थोड़ा सा दूध पी लिया था, क्योंकि मैं अपने बच्चे को भूखा तो नहीं रख सकती ना। रिया की बात सुनकर सूरज ने कहा, सिर्फ दूध से क्या होगा, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। इतना कहकर वह जैसे ही खड़ा होने को हुआ, रिया ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, प्लीज सूरज, मेरे पास बैठो, मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है, खाने की नहीं। रिया की बात सुनकर सूरज ने उसकी तरफ देखा तो रिया अपनी आंखों में प्यार भरकर उसे ही देख रही थी। सूरज ने रिया को सीने से लगाते हुए कहा, ठीक है भाई। दूसरी तरफ लंदन में इस वक्त रॉयल पैलेस में क्वीन कैथरीन अपने रूम में बैठी हुई थी। उनके हाथ में एक तस्वीर थी और वह इस तस्वीर को काफी देर से देख रही थी। तभी किंग चार्ल्स रूम के अंदर आ गए। क्वीन कैथरीन उस तस्वीर को देखने में इतना ज्यादा खो गई थी कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि अभी अभी कोई रूम के अंदर आया है। किंग चार्ल्स ने जब देखा कि क्वीन कैथरीन कुछ बहुत ध्यान से देख रही हैं, वह चुपचाप दबे कदमों से उनके पीछे आकर खड़े हो गए। और जब उन्होंने क्वीन कैथरीन के हाथ में उस तस्वीर को देखा, दोबारा उनकी आंखों के सामने काव्या का चेहरा आ गया।
उन्होंने इस बार थोड़े गुस्से से कहा। क्वीन कैथरीन, हमने आपसे कहा था ना, आप इस बारे में सोचना छोड़ दीजिए, पर फिर भी आप ये सब कर रही हैं। किंग चार्ल्स की आवाज़ सुनकर क्वीन कैथरीन ने जल्दी से उस तस्वीर को छुपाने की कोशिश की। तभी उन्हें एहसास हुआ कि किंग उनके पीछे ही खड़े हैं। उन्होंने पलटकर किंग की तरफ देखा। उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। क्वीन को चुप देखकर किंग ने कहा, अब आप बोल क्यों नहीं रही हैं? जब हमने आपसे मना किया था इस बारे में सोचने के लिए, तो आप ये सब क्या कर रही हैं? किंग की बात सुनकर क्वीन कैथरीन ने अपना चेहरा नीचे झुकाते हुए कहा, हम क्या करें? हम चाहकर भी उसका चेहरा नहीं भुला पा रहे हैं। जब से हमने उसे देखा है, हमें बार बार उसकी ही याद आ रही है। इसलिए हमने आज ये बरसों पुरानी एल्बम निकाली। आपने भी देखा ना, उसका चेहरा कितना मिलता है। क्वीन कैथरीन की बात सुनकर किंग चार्ल्स चुप हो गए, पर फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मिलता होगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। किंग चार्ल्स की बात सुनकर क्वीन कैथरीन हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। उन्होंने कहा, ये आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? उनसे हमारा क्या मतलब है और क्या नहीं, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। किंग चार्ल्स ने कहा, कैथरीन, आप क्यों हमें गुस्सा दिलाना चाहती हैं? किंग चार्ल्स की बात पर कैथरीन ने कहा, हम आपको गुस्सा नहीं दिला रहे हैं, हम बस सच्चाई को देख रहे हैं, जो कि आप नहीं देख पा रहे हैं। आप खुद जानते हैं कि 20 साल पहले क्या हुआ था। आपने और मैंने खुद उन्हें कितनी तकलीफ से गुजरते हुए देखा था। आज भी मुझे उसका रोना, उसकी तड़प सब कुछ याद है। क्या आप भूल गए? क्वीन कैथरीन की बात सुनकर इस बार किंग चार्ल्स ने कहा, बहुत हो गया, इस बारे में अब कोई बात नहीं करेंगे। अगर वह उनकी बेटी है भी, तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ही उस लड़की से हमारा कोई रिश्ता है। उनसे बरसों पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था, और अब हमें अजनबी लोगों से कोई वास्ता नहीं रखना है। और आप भी ये बात समझ लीजिए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये एल्बम आप वापस रखिए, वरना हम इसे घर से बाहर फेंक देंगे। इतना कहकर किंग चार्ल्स वहां से चले गए। किंग चार्ल्स का गुस्सा देखकर क्वीन कैथरीन थोड़ी डर गईं, पर फिर उन्होंने गुस्से से कहा, हम आपसे नहीं डरने वाले। भले ही आपके लिए सब कुछ खत्म हो गया था, पर हम सब कुछ खत्म नहीं होने देंगे। गलती आपकी थी, उनकी नहीं। फिर भी आपकी वजह से हमने आज तक उनसे बात नहीं की, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। वहीं रॉयल पैलेस में एक रूम में क्रिस्टीना अपने रूम में बैठी हुई थी। रूम में पूरी तरह से अंधेरा था। वह अपने बेड के पास घुटनों के बल नीचे बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके चेहरे के नीचे डार्क सर्कल आ चुके थे, जिसका साफ मतलब था कि वह रात भर सोई नहीं है। उसके कपड़े भी बिखरे हुए थे और बाल भी। वह इस वक्त किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। तभी उसके रूम का दरवाजा खुला और विलियम अंदर आया। विलियम ने कहा, कैस्टीना कहाँ हो? विलियम की आवाज़ सुनकर भी कैस्टीना ने बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। विलियम ने जल्दी से स्विच ऑन किया और कमरे की हालत देखकर वह हैरान हो गया। कमरे में चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था और क्रिस्टीना बेड के पास घुटनों के बल बैठी हुई थी। उसकी आंखों के नीचे के डार्क सर्कल देखकर विलियम ने कहा, ये क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? इतना कहते हुए वह क्रिस्टीना के पास आ गया। विलियम क्रिस्टीना से बहुत प्यार करता था, क्योंकि वह उसकी इकलौती और प्यारी बहन थी। और क्रिस्टीना की ऐसी हालत देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। विलियम जल्दी से नीचे बैठा। उसने प्यार से क्रिस्टीना को गले लगाते हुए कहा, कृष्ण, ये क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? विलियम की आवाज़ सुनकर क्रिस्टीना ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, आपकी आंखों के सामने आपकी बहन घुटनों के बल बैठकर किसी से माफी मांग रही थी और आप कुछ नहीं कर पाए। जवाब दीजिए, आपने कुछ क्यों नहीं किया? मेरी कभी इतनी इंसल्ट नहीं हुई जितनी इंसल्ट उस लड़की की वजह से हुई है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बहुत घमंड है ना उस लड़की को, उस आदित्य कपूर पर। मैं उस लड़की से उस आदित्य कपूर को छीन लूंगी। मुझे वह आदित्य कपूर किसी भी कीमत पर चाहिए भाई। कैशीना की बात सुनकर विलियम हैरान हो गया। कैशीना आदित्य को ऐसे मांग रही थी जैसे वह कोई सब्जी हो। पर वह इस वक्त कैशीना से कुछ भी कहकर और गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। इसलिए उसने प्यार से कैशीना को गले लगाते हुए कहा, ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। पहले खुद को संभालो। मैं तुम्हारी ऐसी हालत नहीं देख सकता। और भले ही मैंने उस टाइम पर कुछ नहीं किया,
पर मैं उस लड़की को जल्दी ही सबक सिखाकर रहूंगा। वैसे भी मैंने पता लगा लिया है, वह लड़की अनाथ है, उसका कोई नहीं है। बस एक बार आदित्य कपूर उसे छोड़ दे, उसके बाद उस लड़की के साथ क्या करना है यह तो मुझ पर छोड़ देना। मैं उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। अपने भाई की बात सुनकर काव्य अनाथ है, कशीना की आंखों में चमक नजर आने लगी। कशीना ने चमकती आंखों से विलियम की तरफ देखते हुए कहा, सच में भाई, उस लड़की का कोई नहीं है? अगर आदित्य कपूर ने उसे छोड़ दिया तो हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। कशीना की बातें सुनकर विलियम ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ भी? हम उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। उसने मेरी बहन को अपने सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने के लिए मजबूर किया था ना। मैं उसकी इज्जत पूरी दुनिया में नीलाम कर दूंगा। वह किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। वह खुद को आदित्य कपूर की गर्लफ्रेंड समझते है ना। बहुत जल्दी आदित्य कपूर भी उसे छोड़ देगा। मैं बहुत जल्दी उसे आदित्य कपूर की नजरों में गिरा दूंगा। विलियम की यह बात सुनकर कैटरीना के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने विलियम को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू सो मच भाई। आप मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं जानती हूँ कि आदित्य कपूर के गार्डों की वजह से आपने मुझे नहीं बचाया, वरना आप उस लड़की को छोड़ते नहीं। पर भाई, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे बहुत गंदा लग रहा है। कभी किसी ने मेरी ऐसी इंसल्ट नहीं की थी जैसी आज हुई है। कैटरीना की बात सुनकर विलियम ने प्यार से उसके माथे पर किस करते हुए कहा, कैटरीना, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। बस इतना याद रखो कि तुम्हें अपना बदला लेना है, वह भी उस लड़की को बर्बाद करके। अगर तुम इसी तरह से रोती रही तो लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे। तुम हमारी प्रिंसेस हो और तुम इस तरह से खुद को कमजोर नहीं पड़ने दे सकती। वैसे भी सोशल मीडिया साइट से तुम्हारी सारी वीडियो हट चुकी हैं और किसी की इतनी औकात नहीं कि वह तुम्हारे मुंह पर तुम्हें कुछ कह सके। इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विलियम की बात सुनकर कैटरीना ने गहरी सांस ली। अब उसे थोड़ी राहत महसूस हो रही थी। उसने कहा, भाई मुझे बहुत पेन हो रहा है। इतना कहकर उसने अपने पैरों की तरफ इशारा किया तो विलियम का ध्यान उसके पैरों पर गया, जिस पर काफी खून लगा हुआ था। यह देखकर विलियम ने घबराते हुए कहा, यह क्या किया तुमने? उसने देखा तो नीचे कांच के टुकड़े पड़े हुए थे। विलियम ने गुस्से से कहा, तुम इस तरह की बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो? किसी और का गुस्सा खुद पर कैसे निकाल सकती हो? विलियम की बातें सुनकर क्रिस्टीना ने अपना चेहरा नीचे झुकाते हुए कहा, भाई, मैंने उसके सामने घुटने टेके थे, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने अपने घुटनों पर चोट पहुंचा दी। विलियम ने जल्दी से क्रिस्टीना को गोद में उठाया और बेड पर बिठाकर उसके पैरों की ड्रेसिंग कर ली। विलियम ने प्यार से क्रिस्टीना के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर विलियम वहां से चला गया। वही विलियम के जाने के बाद क्रिस्टीना ने खुद से कहा, काव्या, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी वजह से जिंदगी में पहली बार मुझे इतनी इंसल्ट का सामना करना पड़ा है। उस आदित्य के कारण तुम इतनी ज्यादा उड़ रही हो। एक दिन वह तुम्हें इस तरह की चोट पहुंचा देगा कि तुम कभी उस चोट से उभर नहीं पाओगी और वह हमेशा हमेशा के लिए मेरा बन जाएगा। तुम्हारी आंखों के सामने ही मैं उसे तुमसे हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दूंगी। कहते हुए कैटरीना के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट आई। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त आदित्य के घर पर काव्या और आदित्य दोनों लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे। काव्या चुपचाप टीवी देख रही थी और आदित्य काव्या के चेहरे के एक्सप्रेशन। काव्या कार्टून देख रही थी, जिस वजह से वह बार बार हंस रही थी और वह काफी क्यूट भी लग रही थी। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिर ऐसा क्या है इन कार्टून में जो तुम इन्हें देखकर इतना ज्यादा हंस रही हो? आदित्य की बात सुनकर काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, आप भी देखो, सच में बहुत फनी है। मैं तो कहती हूँ, जब भी आपका मूड खराब हो आप इसी तरह से कार्टून देखा करो, बहुत अच्छा लगता है। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने कार्टून की तरफ देखा। उसे अजीब सा लगा। उसने मुंह बनाते हुए कहा, मैं नहीं देख सकता ऐसी घटिया शो। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने मुंह बनाकर उसकी तरफ देखा और कहा, खड़ूस। इतना कहकर वो दोबारा कार्टून देखने लगी, पर आदित्य ने उसके मुंह से खड़ूस सुन लिया था। आदित्य ने काव्या को घूरते हुए कहा, क्या कहा तुमने? काव्या ने आदित्य की तरफ देखकर नकली हंसी के साथ कहा, कुछ नहीं, आपने जरूर कुछ गलत सुन लिया होगा। इतना कहकर वो दोबारा टीवी देखने लगी। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, आजकल तुम कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी हो। लगता है मेरा डर खत्म हो गया।
आदित्य की बात सुनकर काव्या ने अपने नाखून चबाते हुए मन ही मन कहा, आपसे डर ही कब लगता है? इतने हैंडसम बंदे से कोई डर सकता है भला? मैं तो बस आपसे प्यार ना हो जाए इसलिए दूर दूर भागती हूँ। काव्या ने खुद से कहा। भाई, आदित्य को उसकी बात तो सुनाई नहीं दी, पर आदित्य ने उसे कुछ कहते हुए सुन लिया था। उसने कहा, क्या कहा, दोबारा बोलो। आदित्य की बात पर काव्या ने मासूमियत से कहा, हमने कुछ नहीं कहा, सच्ची में। आदित्य ने काव्या के चेहरे के एक्सप्रेशन देखा। इस वक्त वह बहुत क्यूट लग रही थी। उसने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर अगली बार से मुझे खड़ूस कहने से पहले यह जरूर सोच लेना, यह खड़ूस कुछ भी कर सकता है। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने दोबारा मन ही मन कहा, खड़ूस कहीं के। कुछ ही देर में दोनों अपना डिनर कंप्लीट करके अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। अगली सुबह दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी आदित्य ने कहा, हम थोड़ी देर बाद इंडिया के लिए वापस निकलने वाले हैं। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। आदित्य ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, काव्या की तरफ देखा, तो वह समझ गया कि काव्या उससे कुछ पूछना चाहती है। इसलिए उसने कहा, तुम्हारी फिल्म की शूटिंग पिछले एक हफ्ते से बंद थी, और तुम्हारे वापस जाते ही फिल्म शूटिंग दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें रिप्लेस नहीं किया गया है। आदित्य की बात सुनकर काव्या हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वहीं उसे खुद की तरफ हैरानी से देखता देखकर आदित्य ने कहा, ज़्यादा सोचो मत, क्योंकि मैं दिमाग में नहीं आता, ना ही दिल में, और मुझे लोगों का चेहरा पढ़ना आता है। और तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ लिखा था कि तुम क्या पूछना चाहती हो, इसलिए मैंने तुम्हें जवाब दे दिया। अब चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करो, क्योंकि तुम्हारे छोटे से दिमाग में ये बात फिट नहीं होने वाली है। आदित्य की बात सुनकर काव्या का मुंह बन गया, और उसने कुछ नहीं कहा, और चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने लगी। कुछ देर बाद दोनों रेडी हो चुके थे, और उनके हाथ में उनके लगेज बैग थे। आदित्य का लगेज बैग एक सर्वेंट ने पकड़ा हुआ था, और काव्या ने अपनी एक छोटी सी बैग पकड़ी हुई थी। आदित्य ने काव्या की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें कुछ लेना है तो बताओ, हम अभी मॉल चल सकते हैं। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने कुछ सोचा और कहा, नहीं, हमें कुछ नहीं लेना, हमें वापस जाना है। आदित्य ने अपना सर हिलाया, और कुछ देर बाद दोनों प्राइवेट एयरपोर्ट के लिए निकल गए। काव्या इस वक्त काफी कुछ सोच रही थी कि यहाँ पर क्या क्या हो गया। यहाँ पर वह बस इलाज के लिए आई थी, और यहाँ पर उसका झगड़ा रॉयल फैमिली की प्रिंसेस के साथ हो गया। उसके बाद उनका रॉयल परिवार के साथ भी झगड़ा हो गया। सब कुछ याद करते हुए काव्या ने गहरी सांस ली, और मन ही मन कहा, जब से मेरी लाइफ में मिस्टर कपूर आए हैं, तब से न जाने क्या क्या हो रहा है। कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा ट्रेजिडी बन जाएगी, कि किसी मूवी की तरह लगने लगेगी। काव्या ने खुद से कहा, और मुस्कुराने लगी। कुछ ही देर में वह लोग प्राइवेट एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। आदित्य ने काव्या की तरफ देखा, और उसका हाथ पकड़कर अंदर की तरफ आने लगा। काव्या ने अपने हाथ की तरफ देखा, जिसे आदित्य ने थामा हुआ था। उसने मन ही मन कहा, काश आप मेरे हाथ को हमेशा थाम कर रखें, पर ऐसा तो बस मैं सपने में ही सोच सकती हूँ। रियल लाइफ में तो आप बहुत जल्दी मेरा हाथ हमेशा के लिए छोड़ देंगे, और शायद दोबारा कभी पलट कर भी मेरी तरफ नहीं देखेंगे। यह सोचकर काव्या के चेहरे पर उदासी आ गई, पर उसने जल्दी से उस उदासी को छिपा लिया, और मुस्कुराते हुए आदित्य के साथ अंदर आ गई। काव्या और आदित्य सीधा अंदर की तरफ जा रहे थे। तभी उनके बगल से एक कपल गुजर रहा था, जिनकी उम्र 40-45 साल लग रही थी, पर वह दिखने में 35 साल से कम ही लग रहे थे। दोनों ही काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। उस औरत का चेहरा काफी हद तक काव्या से मिल रहा था। कुछ ही देर में आदित्य और काव्या सीधा जाकर अपने प्राइवेट जेट में बैठ गए, और उनका जेट इंडिया के लिए उड़ान भर चुका था। वहीं दूसरी तरफ जो कपल काव्या और आदित्य को क्रॉस करके एयरपोर्ट से बाहर आए थे, वे अपनी लग्जीरियस गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ जा रहे थे। गाड़ी में बैठे हुए उस आदमी ने उस औरत की तरफ देखकर प्यार से कहा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतनी ज्यादा उदास क्यों हो? उस औरत ने थोड़े गुस्से भरी आवाज में कहा, कुछ नहीं हुआ है। मैंने आपसे कहा ना, आप क्यों बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हो? उस आदमी ने प्यार से उस औरत के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, श्रेया, क्या हुआ, हमें बताइए। आप जानती हैं ना, हम आपको इस तरह से परेशान नहीं देख सकते। आप जान है हमारी। हम बस आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देख सकते हैं,
उदासी नहीं। उस आदमी की बात सुनकर उस औरत ने आंसू भरी आंखों से उनकी तरफ देखा। वहीं अपनी बीवी यानी कि श्रेया को रोता देखकर उस आदमी ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हैं? श्रेया ने रोते हुए कहा, कबीर। इतना कहकर वो चुप हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। वहीं श्रेया को रोता देखकर कबीर ने उसे गले से लगाते हुए कहा, श्रेया, आप जानती हैं ना, आपकी आंखों में आंसू हम नहीं देख सकते। प्लीज, अगर आपको हम पर गुस्सा आ रहा है तो हमें डांटिए, हमें मारिए, पर इस तरह से रोना बंद कीजिए। हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि आप इस तरह से रोएं। कबीर की बात सुनकर श्रेया ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, हमें हमारी बेटी की याद आ रही है। श्रेया की बात सुनकर कबीर, जो कि उसे शांत कर रहा था, वह चुप हो गया। कबीर को चुप देखकर श्रेया ने रोते हुए कहा, हमें नहीं पता हमें आज उसकी इतनी याद क्यों आ रही है, पर हमें आज बहुत ही ज्यादा रोना आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छूट रहा है। हमें नहीं पता कि हमें क्या हो गया है, पर हम खुद को रोने से रोक नहीं पा रहे हैं। कबीर, आपने कहा था ना कि हो सकता है हमारी बेटी जिंदा हो, क्योंकि हमने उसकी लाश को नहीं देखा था। क्या आपने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? श्रेया की बातें सुनकर कबीर ने प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, श्रेया, क्या आपको सच में लगता है कि हम हमारी बेटी को नहीं ढूंढ रहे हैं? पिछले 20 सालों से हमने हर एक मुमकिन कोशिश कर ली है हमारी बेटी को ढूंढने की, पर आज तक हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। पर हमें यकीन है कि वह जरूर जिंदा है, क्योंकि जिस गार्ड को हमने आखिरी में पकड़ा था, उसने कहा था कि उन लोगों ने हमारी बेटी को किसी अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। अब वह किस देश के किस कोने के किसी अनाथ आश्रम में छोड़ा था, यही हमें नहीं पता। कबीर की बातें सुनकर श्रेया ने रोते हुए कहा, कबीर, हमारी बेटी हम दोनों के होते हुए अनाथ आश्रम में पली बड़ी हुई होगी। हम कितने बुरे माँ बाप हैं ना कबीर। कहकर वह दोबारा रोने लगी। ये दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इनका नाम है श्रेया मल्होत्रा और कबीर मल्होत्रा। दोनों की लव मैरिज हुई थी आज से 25 साल पहले। कबीर मल्होत्रा लंदन का टॉप बिजनेसमैन है, जिसका डायमंड का बिजनेस है। वह अपनी वाइफ श्रेया से बहुत प्यार करता है। श्रेया मल्होत्रा लंदन की जानी मानी टॉप की एक्ट्रेस रह चुकी हैं। हालांकि दोनों का ही ओरिजिन इंडिया से है, पर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा तरक्की विदेश में ही हासिल की है। अभी श्रेया और कबीर एक दूसरे के साथ बात कर ही रहे थे कि तभी उनका मोबाइल बजा। श्रेया ने मोबाइल पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा और खुद को शांत किया। वहीं कबीर ने उस नाम को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, रोना बंद कीजिए, वरना आप जानती हैं ना वह कितना गुस्सा करेगा। कबीर की बात सुनकर श्रेया ने गहरी सांस ली और कॉल उठा लिया। श्रेया ने धीमी आवाज में कहा, हेलो। श्रेया की आवाज सुनकर दूसरी तरफ से एक लड़के ने इस बार थोड़े गुस्से से कहा, आप दोबारा रो रही थी मॉम? उस लड़के की बात सुनकर श्रेया ने कहा, नहीं, मैं नहीं रो रही थी साहिल। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं रो रही थी? दूसरी तरफ से उस लड़के ने थोड़े गुस्से से कहा, मॉम, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। मैं 24 ईयर्स का हो चुका हूँ। मैं अच्छे से समझ सकता हूँ कि आप रो रही हैं या नहीं। आपकी आवाज़ सुनकर ही मैं समझ गया। अब मुझे बताइए कि आप बेफिजूल में क्यों रो रही थी? साहिल की बात सुनकर श्रेया ने कहा, साहिल, मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है। श्रेया की बातें सुनकर साहिल ने कहा, मॉम, आप समझती क्यों नहीं है? प्रिंसेस अब हमारे बीच नहीं रही और अब उस बात को 20 साल हो चुके हैं। यह कोई और नहीं, श्रेया और कबीर का बड़ा बेटा साहिल था। साहिल 24 साल का एक हैंडसम और नौजवान लड़का था, जो कि इस वक्त मल्होत्रा कॉरपोरेशन का सीईओ था। वही अपना पूरा काम संभालता था। कबीर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी वाइफ श्रेया को देना चाहता था और दोनों बिजनेस ट्रिप पर और घूमने के लिए यहाँ वहाँ जाते ही रहते थे। हालांकि प्रेसिडेंट अभी भी कबीर ही था, पर साहिल ने बिजनेस को अच्छी तरीके से अपने हाथ में संभाल लिया था। साहिल ने कहा, मॉम, डैड को कॉल दीजिए, मुझे उनसे बात करनी है। श्रेया ने अपने साइड में बैठे कबीर की तरफ देखा और उसके हाथ में मोबाइल दे दिया। कबीर ने फोन पर कहा, हाँ बोलो साहिल। कबीर की आवाज़ सुनकर साहिल ने कहा, डैड, मॉम क्यों रो रही हैं? मैंने आपसे कहा था ना कि आपको मॉम का ध्यान रखना है, फिर भी आप उनको रोने दे रहे हो। साहिल की बात सुनकर कबीर ने कहा, अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं अपनी वाइफ को जबरदस्ती रुलाता हूँ? कबीर की बातें सुनकर साहिल ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा है आपको डैडी, आप ही गलत समझ रहे हो।
मैंने आपको कहा है कि आपको मॉम को रोने नहीं देना है। साहिल की बातें सुनकर कबीर ने कहा, पर तुम्हारी मॉम मेरी बात सुने तब ना। वह तो काफी देर से रो रही हैं और मेरी बात ही नहीं सुन रही। इनफैक्ट मुझसे बात भी नहीं कर रही हैं। जैसे तैसे मैंने अभी उनको मनाया है। कबीर की बात सुनकर साहिल ने कहा, ठीक है, आप जल्दी से घर आ जाइए। मैं भी ऑफिस से घर आ जा रहा हूँ। उसके बाद मैं ही मॉम को डांट कर समझा दूंगा। इतना कहकर साहिल ने कॉल कट कर दिया। साहिल का कॉल कट होने के बाद कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आपको अपने बेटे की डांट सुननी होगी। कबीर की बातें सुनकर श्रेया ने छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहा, कबीर, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो। आपको अपने बेटे को समझाना चाहिए, पर आप तो उसको सपोर्ट करते हो। इस तरह से कोई मुझे डांटेगा तो आप उसे सपोर्ट करोगे? श्रेया की बात सुनकर कबीर ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल करूंगा, क्योंकि वह तुम्हारे भले के लिए तुम्हें डांटता है। कहने को तो तुम उसकी माँ हो, पर हरकतें तुम्हारी बच्चों जैसी हैं। कबीर की बात सुनकर श्रेया ने मुंह बनाकर उसकी तरफ देखा। कबीर ने आगे बढ़कर श्रेया के गाल खींचते हुए कहा, तुम अभी भी उतनी ही क्यूट हो जितनी पहले थी। कबीर की बातें सुनकर श्रेया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी उसने अपने गले में पहने पेंडेंट को हाथ से पकड़ उस पर किस करते हुए कहा, काश हमारी प्रिंसेस भी हमारे साथ होती तो सब कुछ कितना अच्छा होता ना। श्रेया की बात सुनकर कबीर ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, श्रेया, अगर हमारी प्रिंसेस अभी भी इस दुनिया में है तो मैं उसे कहीं से भी ढूंढ कर निकाल लूंगा। पर प्लीज तुम रोना नहीं। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के प्राइवेट एयरपोर्ट पर आदित्य काव्या का हाथ पकड़कर एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था। थोड़ी देर पहले ही उनका जेट लैंड हुआ था। काव्या की आंखों में नींद भरी हुई थी, क्योंकि आदित्य उसे उठाकर लेकर आया था। इसलिए वह बिल्कुल किसी छोटे बच्चों की तरह चुपचाप उसके साथ चलते हुए जा रही थी। उसे होश ही नहीं था कि आदित्य उसे लेकर कहाँ जा रहा है। कुछ ही देर में आदित्य काव्या को लेकर गाड़ी में आकर बैठ गया। गाड़ी में आते ही काव्या ने अपना सिर आदित्य के कंधे पर रखा और आराम से लेट गई। आदित्य ने काव्या की तरफ देखा और उसे नहीं उठाया। आदित्य ने काव्या के चेहरे की तरफ देखा। सोते हुए वह बहुत प्यारी लग रही थी। उसने मन ही मन कहा, सच में तुम बहुत सुंदर हो, बिल्कुल किसी परी की तरह। ना जाने क्यों तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं पहले से तुम्हें जानता हूँ। यह सोचकर आदित्य काव्या के चेहरे को दोबारा देखने लगा, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने काव्या को पहले कहाँ देखा है। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी कपूर मैंसन के सामने आकर रुक गई। आदित्य ने काव्या की तरफ देखा, जो अभी भी सो रही थी। उसने मन ही मन कहा, कितनी सोती है ये लड़की, किसी कुंभकर्ण की तरह। उसने काव्या को उठाने का सोचा, पर तभी उसे याद आया कि उसने काव्या को फ्लैट से भी उठाकर ही लाया था। उसने मन ही मन कहा, दोबारा इसकी नींद खुल जाएगी। इतना सोचकर आदित्य ने काव्या को गोद में उठाया और उसे लेकर गाड़ी से नीचे उतर गया। काव्या ने भी अपना सर उसके सीने पर रख दिया और कंफर्टेबल होकर लेट गई। आदित्य ने मन ही मन कहा, क्या मैं इसे इसका पिलो नजर आता हूँ? फिर उसने अपना सिर हिलाया और काव्या को लेकर सीधा उसके रूम में आ गया। उसने काव्या को ध्यान से उसके बेड पर लिटाया और कंबल से कवर करके वापस जाने को हुआ कि काव्या ने नींद में ही उसका हाथ पकड़ लिया और अपने सर के नीचे दबाकर कंफर्टेबल होकर लेट गई। आदित्य ने यह देखकर मन ही मन कहा, स्टूपिड गर्ल। आदित्य की बात सुनकर जैसे काव्या को हंसी आ गई हो, वह नींद में ही मुस्कुराने लगी। यह देखकर आदित्य उसे बुरी तरह से घूरने लगा। उसने मन ही मन कहा, जरूर ये लड़की नाटक कर रही है। इतना सोचकर उसने काव्या को उठाने के बारे में सोचा, पर फिर उसने खुद से कहा, नाटक तो नहीं कर सकती, जरूर नींद में कुछ सपना देखकर मुस्कुरा रही होगी। इतना सोचकर आदित्य ने जैसे तैसे करके अपना हाथ उससे छुड़ाया और उसके रूम से बाहर चला गया। आदित्य के जाने के बाद काव्या ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर खुद से मुस्कुराते हुए कहा, पता नहीं क्यों, पर आपको अपने करीब देखकर सुकून सा मिलता है और मैं ऐसी हरकतें क्यों करने लगी हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। काव्या की नींद गाड़ी के रुकते ही खुल गई थी और उसने अपनी आंखें नहीं खोली। वह देखना चाहती थी कि आदित्य क्या करता है, और आदित्य को खुद को गोद में उठाकर इस तरह से रूम में लाता देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वह मुस्कुराकर उठकर बैठ गई और अपने गालों को हाथ में भरकर ना जाने क्या सोचने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुली आंखों से सपना देख रही हो। वहीं दूसरी तरफ कपूर मेंशन में
लिविंग रूम में इस वक्त शालिनी जी, विक्रम जी और वसुधा जी बैठे हुए थे। शालिनी जी चुपचाप बस वसुधा जी की बातें सुन रही थी, जो कि उन्हें डांट रही थी। शालिनी जी ने गुस्से से विक्रम जी की तरफ देखा, जैसे वह कह रही हो अपनी माँ को रोको, और बदले में विक्रम जी ने शालिनी को पूरी तरह से इग्नोर किया और वसुधा जी की तरफ देखने लगे। यह देखकर शालिनी ने मन ही मन कहा, नाम विक्रम कपूर है और बात तो केवल अपनी माँ की मानता है यह आदमी। उसे विक्रम जी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वह चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। तभी वसुधा जी ने शालिनी की तरफ देखकर टोंट मारते हुए कहा, कितनी बार कहा था कि सूरज को इतनी छूट मत दो, पर ये मेरी बात मानती ही नहीं थी। अब देखो पता नहीं कहाँ रहता है और कहाँ नहीं। 3 दिन हो गए, मैंने उसे एक नज़र देखा भी नहीं है। रात को देर से आता है, सुबह जल्दी चला जाता है। आखिरकार क्या है ये? ऑफिस तो जाता है नहीं, जबकि उसे अभी ऑफिस का काम संभालना सीखना चाहिए। उसकी उम्र में मेरे आदित्य ने अपनी खुद की कंपनी इस्टेब्लिश कर दी थी, और आज उसकी कंपनी हमारी कंपनी से कई गुना ज्यादा बड़ी है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि दोनों मेरे ही पोते हैं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बसदा जी अभी आगे कुछ और कहने ही वाली थी कि तभी बाहर से आ रहे सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी, आप अपने हीरे जैसे पोते के साथ मेरा कंपैरिजन कैसे कर सकती हैं? मैं तो कोयला हूँ। सूरज ने यह बात भले ही मुस्कुराते हुए कही थी, पर उसके कहने का साफ साफ मतलब था कि आप अपने चाहते पोते के साथ मुझ जैसे नालायक का कंपैरिजन क्यों कर रही हैं, जिसे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वैसे तो बसदा जी अपने पोतों में फर्क नहीं करती थी, पर जब से उन्हें पता चला था कि सूरज ने काव्या के साथ क्या किया है, तब से बसदा जी सूरज के साथ इसी तरह से बात करती थी, ताकि उनकी बातों को सुनकर ही सही सूरज सुधरने की कोशिश करे। पर सूरज सुधरने की जगह और ज्यादा बिगड़ता ही जा रहा था। सूरज की बातें सुनकर बसदा जी ने गुस्से से कहा, आ गया नालायक, तुझे याद भी है कि तेरी एक दादी है या फिर मर गई? बस्ता जी की बात सुनकर सूरज ने उन्हें मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो याद है कि मेरी एक दादी है, पर शायद आपको नहीं याद कि आपका एक और पोता है। आपके लिए तो बस आपका एक ही पोता दुनिया में एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम है आदित्य कपूर। सूरज कपूर तो आपके लिए मायने ही नहीं रखता। सूरज की बात सुनकर बसदा जी ने गुस्से से कहा, देख विक्रम, तेरा बेटा किस तरह से बात कर रहा है मेरे साथ। ऐसे लगता है कि मैं इसमें और आदित्य में फर्क करती हूँ। इसे ये नजर नहीं आता कि आदित्य और इसमें कितना अंतर है। एक तरफ वह हमारा नाम ऊंचा कर रहा है, और एक तरफ यह हमारा नाम डुबाने की पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है। कितनी बार सोचती हूँ कि कुछ ना कहूँ, पर यह लड़का है कि सुधरने को तैयार ही नहीं है। पहले ही इसने उस फूल जैसी बच्ची के साथ जो कुछ भी किया, उसके बाद इसे माफ करने का दिल नहीं था। पर क्या करूँ, पोता है मेरा, मैं चाह कर भी इस पर गुस्सा नहीं कर सकती। बसदा जी के मुंह से काव्या का नाम सुनकर सूरज ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब से काव्या उसकी लाइफ से गई थी, वही जानता था कि उसने काव्या को कितना याद किया था, और बसदा जी की बात सुनकर उसके जख्म ताजा हो गए थे। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, दादी, मुझे कैसी जिंदगी जीनी है ये आप मुझे नहीं बताएंगी। आप अपनी जिंदगी जी चुकी हैं, जैसी आपको जीनी थी। अब मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा जैसे मुझे जीनी है। सूरज की बात सुनकर विक्रम जी ने गुस्से से कहा, सूरज, ये क्या बदतमीजी है? तुम माँ के साथ इस तरह से बात कैसे कर सकते हो? विक्रम जी की बात सुनकर सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बदतमीजी से बात नहीं की है पापा, जो आप इस तरह से ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। मैंने बस उन्हें कहा है कि वह मेरे मामलों में इंटरफेयर ना करें। उसके अलावा कुछ और नहीं कहा है मैंने। सूरज की बात सुनकर विक्रम जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। उन्होंने गुस्से से कहा, वह दादी हैं तुम्हारी, और वह तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर कर सकती हैं। अभी विक्रम जी कुछ और कहने ही वाले थे कि बसदा जी ने कहा, कोई बात नहीं विक्रम, उसे कुछ मत कहो। उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। उसे बस मैं और तुम उसके दुश्मन नजर आते हैं, जो कि बस उसकी जिंदगी खराब करना चाहते हैं। उसे यही लगता है तो लगने दो। हम अब उसे कुछ नहीं कहेंगे। जाओ तुम, जैसे तुम्हें जिंदगी जीनी है जियो, पर जब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, तब यह मत कहना कि तुम्हें किसी ने रोका नहीं। कहकर बसदा जी गुस्से से वहां से उठकर अपने रूम की तरफ चली गईं। सूरज ने एक नज़र अपनी मॉम की तरफ देखा,
और वह भी तेजी से ऊपर अपने रूम में चला गया। अपने रूम में आकर उसने खुद से कहा, आखिर क्यों क्यों हर बार मेरा कंपैरिजन उस आदित्य के साथ होता है। पता नहीं आखिर उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में किसी को नजर नहीं आता। इस घर में ना होकर भी हर वक्त वही इस घर में होता है, और मैं यहाँ होकर भी नहीं हूँ। हर वक्त हर पल बस उसका जिक्र होता है। पता नहीं आखिर कब उस आदित्य से मेरा पीछा छूटेगा, और उसके नाम से ही मुझे नफरत है। आदित्य कपूर। यह कहकर सूरज अपने बालों को गुस्से से खींचा और बेड पर बैठ गया। तभी उसे कुछ याद आया, जिसे याद करते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही सब लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं, पर जब हमारे परिवार वालों को पता चलेगा कि मैं उन्हें उनका वारिस देने वाला हूँ, वह लोग जरूर मुझसे ज़्यादा प्यार करेंगे, क्योंकि दादी तो हमेशा से ही अपने पर पोते को देखने के लिए परेशान रहती हैं। और जब उन्हें पता चलेगा कि उनका परपोता या परपोती दुनिया में आने वाली है, और वह भी मेरी वजह से, तो वह ज़रूर मुझसे भी प्यार करेंगी। फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, पर पहले मुझे मम को बताना होगा और उन्हें शादी के लिए राजी करवाना होगा, तभी बाकी घर वाले भी मानेंगे। यह सोचकर सूरज कुछ सोचने लगा। कुछ देर बाद वह अपने रूम से निकलकर अपने माँ पापा के रूम की तरफ जाने लगा। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, डैड तो अभी नीचे चले गए होंगे। यही सही वक्त है, मुझे मॉम से बात करनी होगी। कुछ ही देर में वह रूम के बाहर आकर खड़ा हो गया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि रूम के अंदर जाने की। हालांकि उसे अपनी मॉम से डर तो नहीं लगता था, पर उसे डर इस बात का था कि कहीं अंदर विक्रम जी तो ना हो, क्योंकि वह इस वक्त विक्रम जी का सामना नहीं करना चाहता था। उसने गहरी सांस ली और उनका दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। अंदर उसे कोई भी नजर नहीं आया। उसने आवाज देते हुए कहा, मॉम कहाँ हो आप? मुझे आपको कुछ बताना है। पर सूरज का जवाब किसी ने नहीं दिया। यह देखकर वह मुड़कर जाने को हुआ कि तभी उसका ध्यान कॉर्नर में रखे हुए एक पेपर पर गया। वह जल्दी से उस तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। उसे पता नहीं, पर उस पेपर को उठाने की क्यूरियोसिटी हो रही थी। सूरज ने पेपर के नज़दीक जाकर धीरे से उस पेपर को उठाया। पेपर के ऊपर लिखा हुआ था, मिसेज कपूर मेडिकल रिपोर्ट। इस नाम को पढ़ते ही सूरज ने खुद से कहा, यह तो आदित्य की माँ का रिपोर्ट है, पर उनको मरे तो काफ़ी साल हो चुके हैं। फिर यह रिपोर्ट? इतना कहकर जैसे ही वह रिपोर्ट खोलने वाला था, उसे पीछे से किसी की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस आवाज़ को सुनकर उसने पीछे पलटकर देखा, तो पीछे शालिनी गुस्से से उसे ही देख रही थी। अपनी मॉम को देखकर वह कुछ कहने ही वाला था कि शालिनी उसके पास आई। उसने सूरज के हाथ से उस रिपोर्ट को छीनकर साइड में रखते हुए कहा, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? और इस तरह से बिना पूछे किसी चीज को हाथ क्यों लगा रहे हो? शालिनी की गुस्से भरी आवाज सुनकर सूरज ने पलटकर शालिनी की तरफ देखा और कहा, मॉम यह? उसने इतना कहा ही था कि शालिनी ने गुस्से से कहा, सूरज मैंने कहा ना, इस तरह से बिना पूछे किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाते। तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो जो यह बात अब मैं तुम्हें समझाऊं। अपनी मॉम को इस तरह से गुस्सा होता देखकर सूरज ने उन्हें शांत करते हुए कहा, सॉरी मॉम। सूरज इस वक्त शालिनी को गुस्सा बिल्कुल भी नहीं दिलाना चाहता था, क्योंकि उसे शालिनी के साथ रिया के बारे में बात करनी थी। शालिनी ने खुद को शांत किया और कहा, यह बताओ कि तुम मेरे रूम में क्यों आए हो? शालिनी की बात सुनकर सूरज को याद आया कि वह रूम में क्यों आया है। अभी वह कुछ कहने ही वाला था कि शालिनी ने जल्दी से उसके हाथ से वह पेपर छीन लिए। शालिनी को इस तरह से पेपर छीनता देखकर सूरज को कुछ अजीब लगा। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, मॉम मुझे आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। शालिनी ने उन पेपर्स को अपने हाथ में कसकर पकड़ा, जैसे वह बहुत इम्पोर्टेंट हो, और गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है बोलो, मैं सुन रही हूँ। सूरज ने कहा, मम मुझे रिया से शादी करनी है। शालिनी जो कि ठीक से उसकी बात नहीं सुन रही थी, जैसे ही उसने सूरज के मुंह से यह सुना कि सूरज को रिया के साथ शादी करनी है, वह हैरानी से सूरज की तरफ देखने लगी। वहीं शालिनी को खुद की तरफ इस तरह देखता देखकर सूरज ने कहा, मम मैंने आपसे कुछ कहा, क्या आपने सुना नहीं? सूरज की बात सुनकर शालिनी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने तुम्हारी बात सुन भी ली। बस मैं यह सोच रही हूँ कि तुम जो एक महीने से रिया को इग्नोर कर रहे थे, ऐसा क्या हो गया कि अब तुम रिया के साथ शादी करना चाहते हो? क्योंकि रिया की मॉम ने मुझे कॉल पर बताया था
कि तुमने काफ़ी दिनों से रिया से बात नहीं की। इनफैक्ट रिया की हालत काफ़ी ख़राब थी। शालिनी की बात सुनकर सूरज ने गिल्ट भरी आवाज़ में कहा, आई नो मॉम कि मैं गलत था। मैं रिया को इग्नोर कर रहा था, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। पर अब मैं समझ गया हूँ कि मैं गलत कर रहा था, और अब मैं रिया को अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ। उसके साथ शादी करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। सूरज की बात सुनकर शालिनी ने उसकी तरफ देखते हुए शक भरी आवाज़ में कहा, सूरज, क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो? देखो, साफ साफ सब कुछ सच बता दो। अगर मुझे बाद में पता चला कि तुमने कुछ भी मुझसे झूठ बोला है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। या फिर भूल जाना कि मैं तुम्हारी किसी भी काम में मदद करूंगी। अपनी मॉम की बात सुनकर सूरज ने मन ही मन कहा, मुझे मॉम को सच बताना ही होगा। इतना कहकर उसने गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मॉम, आप दादी बनने वाली हो। शालिनी जी को शक था कि सूरज कुछ तो छुपा रहा है। जैसे ही उसने यह सुना कि वह दादी बनने वाली हैं, पहले तो वह हैरान हो गई, पर उसने खुशी से कहा, इसका मतलब रिया प्रेग्नेंट है और इसीलिए तुम उसके साथ शादी करना चाहते हो? यही बात है ना? शालिनी की बातें सुनकर सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, मॉम, आप सही बात समझ सकती हैं, क्योंकि आज मुझे रिया ने कॉल किया था और बताया कि वे प्रेग्नेंट है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने कहा था कि अगर मैं उससे रिश्ता ख़त्म करना चाहता हूँ तो भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वह बच्चे को नहीं गिराएगी, बल्कि बच्चे को इस दुनिया में लाकर अकेली बच्चे को बड़ा करेगी। और मॉम, मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे होने दे सकता हूँ? वह मेरा खून है, हमारे कपूर परिवार का खून है। इसलिए मैंने रिया से शादी करने का डिसीजन ले लिया। सूरज की बात सुनकर शालिनी कुछ सोचकर मुस्कुराने लगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सूरज, तुम सोच भी नहीं सकते कि इस वक्त हमारे हाथ में कितना बड़ा जैकपॉट लगा है। शालिनी की बात सुनकर सूरज ने कहा, मतलब? शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो जानते हो कि तुम्हारी दादी हमेशा आदित्य को शादी के लिए फोर्स करती हैं, क्योंकि उन्हें अपने परपोते या परपोती का चेहरा देखना चाहती हैं। पर आदित्य हमेशा उनकी बात अनसुनी कर देता है। पर अब तुम्हारा बच्चा दुनिया में आने वाला है। तुम्हारा बच्चा कपूर परिवार का बड़ा बेटा होगा, इस कपूर परिवार का बच्चा। अपनी मॉम की बात सुनकर सूरज के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने इस मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ माँ, मेरा बेटा इस घर का बड़ा वारिस होगा। अगर बाद में आदित्य को बच्चा हो भी गया तो भी मेरा ही बेटा बड़ा होगा। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं रिया से शादी कर लूँगा, और आपको इसमें मेरी मदद करनी होगी। आपको ही दादी और डैड को मनाना होगा। सूरज की बात सुनकर शालिनी ने एक सातिर मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम यह सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे डैड और दादी को कैसे मनाना है, यह मुझे अच्छे से पता है। जब उन्हें पता चलेगा कि उनके खानदान का वारिस एक लड़की के पेट में पल रहा है, वह खुद तुम्हारी शादी उसके साथ कर देंगे। शालिनी जी की बात सुनकर सूरज ने खुशी से उन्हें गले लगाते हुए कहा, सच में ना मॉम? सूरज को इतना खुश देखकर शालिनी जी ने प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ है, वह तुम्हारे साथ कुछ भी नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगी। और अब तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं जल्दी ही दादी बन जाऊंगी और मेरा पोता होगा कपूर परिवार का वारिस। कहकर उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। अपनी माँ के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर सूरज भी मुस्कुराने लगा। शालिनी ने सूरज का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। तुम्हें रिया का पूरा ध्यान रखना है, और उसे भी कहो कि वह खुद का ध्यान रखे, क्योंकि वह बच्चा हमारे लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। अगर बच्चे को कुछ भी हो गया तो हमारा प्लान पूरी तरह से खराब हो जाएगा। शालिनी की बातें सुनकर सूरज ने कहा, पर मॉम, वह मेरा बच्चा है, किसी प्लान का हिस्सा नहीं। सूरज की बात सुनकर शालिनी ने कहा, सूरज, दिमाग से काम लो। मैंने कब कहा कि वह तुम्हारा बच्चा नहीं है? पर उसके दुनिया में आने से अगर तुम्हें फायदा मिल रहा है तो इसमें कौन सी बुरी बात है? तुम्हारा खुद का बच्चा तुम्हारे लिए लकी साबित होगा, तुम यही समझ लो। शालिनी की बातें सुनकर सूरज ने कहा, ठीक है मॉम, मैं रिया का ध्यान रखूंगा और अपने बच्चे का भी। बस आपको घर पर सबको मनाना है हमारी शादी के लिए। जितनी जल्दी हो सके। मैं रिया से शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने पहले उसे काफ़ी तकलीफ दे दी है। अब मैं और उसे दुखी नहीं देख सकता।
सूरज की बात सुनकर शालिनी ने कुछ सोचते हुए कहा, रिया को कितने महीने हुए हैं? सूरज ने कुछ सोचते हुए कहा, मॉम 1 महीना। सूरज की बात सुनकर शालिनी ने कुछ सोचते हुए कहा, मतलब हमारे पास 2 महीने हैं। सूरज ने कहा, 2 महीने? किस लिए मॉम? शालिनी ने कहा, 2 महीने तक रिया का पेट नहीं निकलेगा, तब तक हम तुम्हारी शादी कर सकते हैं, और मैं अपने बेटे की शादी इतनी सिंपल तरीके से नहीं होने दूंगी। तुम मेरे इकलौते बेटे हो, तुम्हारी शादी धूमधाम से होगी। और रिया भी बजाज परिवार की इकलौती बेटी है, तो मिस्टर बजाज और उनकी वाइफ भी रिया की शादी अच्छे तरीके से ही करना चाहेंगे। रिया से शादी के बाद उसकी प्रॉपर्टी भी तुम्हारी हो जाएगी। इसलिए मैं हमेशा से रिया को अपनी बहू बनाना चाहती थी, क्योंकि वह भोली भाली नहीं है, बल्कि शातिर है। मुझे अच्छे से पता है कि ऐसे लोगों के साथ किस तरह से डील करना है। अपनी मॉम की बातें सुनकर सूरज ने कहा, ठीक है मॉम, पर आप सबको संभाल लेंगी ना मॉम? सूरज की बात पर शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपनी मॉम पर भरोसा है ना? सूरज ने कहा, हाँ मॉम, मुझे आप पर भरोसा है, इसलिए तो मैंने आपसे सब कुछ कह दिया। सूरज की बात सुनकर शालिनी ने प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, हमेशा एक बात याद रखना, अपनी मॉम को कुछ भी बताने के लिए तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी मॉम हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे साथ खड़ी रहेंगी, चाहे कैसे भी सिचुएशन क्यों ना हो, मुझे कितने भी लोगों से क्यों ना लड़ाई करनी पड़े, तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए सब कुछ करेगी। शालिनी की बात सुनकर सूरज ने प्यार से शालिनी को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू सो मच मॉम, और लव यू वेरी मच। आप बेस्ट मॉम हो। सूरज की बात सुनकर शालिनी ने प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, और तुम दुनिया के सबसे बेस्ट बेटे हो। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट।